आफ्टरनून एवरीवन। चलो, सो दो एस्पेक्ट। सबसे पहला एस्पेक्ट ये, यूं तो टॉपिक के अंदर जो प्राइमरी डिस्कशन है वो है अबाउट द किडनी, कि किडनी इज द बेसिक एंड फंडामेंटल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, क्योंकि किडनी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट को फिल्टर करके बॉडी से बाहर निकालने में हेल्प करता है। बट अपार्ट फ्रॉम किडनी, याद हो जाना चाहिए मैं जो बोल रहा हूं उतना सुन के ही, हमारा स्किन, हमारा लिवर, हमारा लंग्स और हमारा सैलिवरी ग्लैंड, मैं रिपीट कर रहा हूं, स्किन, लिवर, lungs and salivary gland serves as accessory excretory structures. कैसा? Accessory. Main excretory structure of course is kidney, but apart from kidney के अलावा ये जो चार organs का नाम लिया मैंने, skin, the largest organ of the body, liver, lungs and salivary glands, जहां से saliva release होता है। नाम याद है आपको salivary gland का? पैरोटिड ग्लैंड नाम सुना है? नहीं। सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर। हमारे बॉडी में, हमारे ओरल कैविटी में 6 सैलिवरी ग्लैंड होते हैं। बेटर लैंग्वेज में कहते हैं 3 पेयर्स। एक होता है यहाँ पे विद इन, मतलब बीनीथ योर चीक्स, गाल के अंदर, मतलब एक इधर एक इधर, 2। एक पेयर पैरोटिड का। एक पेयर होता है हमारे जीभ के नीचे, हमारे टंग के नीचे, एक पेयर, दैट इज कॉल्ड सबलिंगुअल ग्लैंड। और एक पेयर होता है हमारे मैंडिबल के नीचे, इस बोन के नीचे, इधर और इधर, इसको कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्लैंड। मैं रिपीट कर रहा हूं, पैरोटिड, सबलिंगुअल, सब मैंडिबुलर। कोई बात नहीं, याद हो नहीं हो, डज नॉट मैटर। ये सैलिवरी ग्लैंड्स हैं जहां से सलाइवा रिलीज होता है। सलाइवा का मीनिंग सबको पता है ना? सलाइवा को हिंदी में हम लार कहते हैं, जो फ्लूइड हमारे ओरल कैविटी, माउथ में आता है, जिसमें हमारा खाना मिक्स होता है, ठीक है, ताकि हमें घोटने में, स्वॉलो करने में आसानी हो। तो दैट ग्लैंड इज कॉल्ड सैलिवरी ग्लैंड। तो सैलिवरी ग्लैंड कैसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है? एक्सेसरी ही सही, बट अभी बात हुई कि सैलिवरी ग्लैंड सर्व्स एज एन एक्सक्रीटरी ऑर्गन। हमारे टिश्यूज में, इन पर्टिकुलर ओरल टिश्यूज में, आपने कभी कभी ये महसूस किया हो कि जब बहुत ज़्यादा मेडिसिन वगैरह आप खा रहे हो, टाइफाइड हो गया किसी को कभी जॉन्डिस या मलेरिया हो गया, तो 10 दिन तक दवाइयाँ चलती रहीं, एंटीबायोटिक्स के कोर्स आप खाते रहे, तो बहुत ज़्यादा मेडिसिन खाने पे आप ये फील करते हैं ऑन एंड ऑफ कि मुंह बहुत कड़वा कड़वा हो गया, कुछ भी अच्छी चीज़ भी खाने का मन नहीं कर रहा। बहुत बेहतरीन और बहुत टेस्टी फूड भी अगर आपके सामने, यू डोंट लाइक ईटिंग इट नाइसली, होता है। तो इसका रीजन ये होता है कि इस दौरान आपका सैलिवरी ग्लैंड बहुत सारे पैथोजेंस को डिस्ट्रॉय, जो बॉडी के WBCs नहीं किए हैं, बहुत सारे ऐसी दवाइयाँ या मेडिसिन या ड्रग्स जो अब्जॉर्ब माउथ में ही हो जाती हैं, इन सारे अननेसेसरी सब्सटेंस को एक्सक्रीट आउट कर रहा है माउथ से। जब ये थोड़े मात्रा में रिलीज होता है ना, हमारे सलाइवा या लार के थ्रू बहुत चीजें बॉडी के बाहर भी जाती हैं, तो जब ये बहुत थोड़े क्वांटिटी में है तो कड़वापन महसूस नहीं होता बहुत ज़्यादा। बट जब मेडिसिनल फॉर्म में हम बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंजम्पशन करेंगे, दवाइयाँ बहुत खा रहे हैं, 10 दिन से खा रहे हैं, 15 दिन से खा रहे हैं, तो फिर हमारे माउथ के अंदर जो डिसटेस्टफुलनेस है, दैट्स अ आउटकम ऑफ द सिक्रीशन एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस का फ्रॉम द सैलिवरी ग्लैंड इन द प्रेजेंस ऑफ सलाइवा। सलाइवा के अंदर वो मिक्सअप होकर के बॉडी के बाहर जाता है। ये एक छोटा मोटा, बहुत लिमिटेड क्वांटिटी के सब्सटेंस वेस्ट होते हैं बॉडी से बाहर, एक्सक्रीट आउट होते हैं रादर। जो दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन है एक्सेसरी वाला, अपार्ट फ्रॉम सैलिवरी ग्लैंड, दैट इज स्किन। स्किन से 2 चीजें एक्सक्रीट आउट होती हैं, 2 चीजें निकलती हैं बाहर। ऑफ कोर्स, एक तो स्वेट निकलता है स्किन से। स्वेट अपने अंदर बहुत सारी चीजें मिक्स करके लेके निकलता है। कभी किसी ने गलती से, अनइंटेंशनली अपना स्वेट चखा है? कभी कभी लाइक फोरहेड से निकला गिरते गिरते, आंसू चखा है आपने? आंसू कैसे चखे थे? ये गिरते गिरते माउथ में ही चला गया, नमकीन नमकीन महसूस हुआ आपको। इट्स अ कंपोजिशन।
तो स्वेट का भी टेस्ट ना बहुत सिमिलर होगा, क्योंकि स्वेट हैज प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट इन इट अलोंग विथ वाटर। बट बहुत ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहे हैं कि अरे वाह बड़ा नमकीन नमकीन लग रहा है, उसमें यूरिया भी है। जैसे कि यूरिन के अंदर भी बहुत सारे नाइट्रोजनस वेस्ट का प्रेजेंस है अलोंग विथ अननेसेसरी सॉल्ट्स एंड मिनरल्स, तो हमारे स्वेट में भी सर्टेन क्वांटिटी ऑफ यूरिया, बहुत सारा पानी और बहुत सारे सॉल्ट्स एंड क्रेटिनिन्स वगैरह एक्सक्रीट आउट होके निकलते हैं। तो उस बेसिस पे स्किन दो चीजें निकालता है, एक तो स्वेट, दूसरा होता है सीबम। क्या? सीबम आर द ऑयली सिक्रीशन जो जनरली फेस पे रिलीज आउट होता है। कभी कभी आप ऐसे फील करते हो तो कुछ ऑयली ऑयली अपीयरेंस आता है, हाँ, दैट ऑयली सब्सटेंस इज कॉल्ड सीबम। सिबेशियस ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं हमारे फेस के एपिथेलियम पे। कौन सा ग्लैंड? स्वेट ग्लैंड से स्वेट निकलता है, सिबेशियस ग्लैंड से सीबम निकलता है। याद रहेगा? सीबम इज रिलीज्ड एज सर्टेन ऑयल। सीबम का रोल ये होता है कि आपके स्किन को मॉइस्ट रखता है। ठंड में क्या होता है कि आपके सारे के सारे टिश्यूज श्रिंक होते हैं, तो सीबम वाला जो ग्लैंड है ना, जो डक्ट है, वो ब्लॉक हो जाता है। इस कारण से आपके स्किन पे क्रैक्स आ जाते हैं। कहते हैं चेहरा फट रहा है, हाथ फट रहा है, एड़ी फट रहा है, तो आप उसमें मॉइस्चराइजर लगाते हैं, वैसलीन, बोरोलिन, बोरो प्लस, निविया, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं आपके पास। क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपका ये जो मॉइस्चराइजेशन है स्किन का, ये ड्राई हो गया है, क्योंकि सीबम रिलीज नहीं हो रहा है। ठंड में ऐसा होता है, गर्मी में ऐसा नहीं होता, क्योंकि गर्मी में गर्मी की वजह से सारे छोटे छोटे पोर बड़े बड़े हो जाते हैं, और ठंड में जो छोटा पोर है वो सिकुड़ के बंद हो जाता है। आप समझ रहे हैं बात? वेसो कंस्ट्रिक्शन, वेसो डायलेशन की बात कल की थी ना हमने। वेसो कंस्ट्रिक्शन मतलब है सिकुड़ करके नैरो हो जाना। नैरो था और सिकुड़ गया तो बंद ही हो गया। तो सिबेशियस ग्लैंड ना यूजुअली बंद हो जाता है, एंड दैट लीड्स टू कि नोज पे क्रैक आ गया, यहाँ स्किन हल्का हल्का फटने लगा। छोटे बच्चों में यूजुअली ज्यादा पाया जाता है, तो हम उसको अवॉइड करने के लिए मॉइस्चराइजर वगैरह यूज करते हैं फेस पे या हाथों पे, है ना। तो बात ये थी कि स्किन इज ऑल्सो एक्सक्रीटरी ऑर्गन, बट नॉट प्राइमरी, नॉट फंडामेंटल, बट एसेसरी। ठीक है, तो सैलिवरी ग्लैंड इज वन ऑफ, अभी हम लोग पढ़ेंगे सब कुछ, विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। दूसरा क्या था? स्किन। तीसरा है लंग्स। लंग्स हैज इमेंस पोटेंशियल कि वो हर दिन हमारे बॉडी से एक बड़े मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड नाम का एक वेस्ट गैस बाहर एलिमिनेट करवाता है। ये जो CO2 है, दिस इज अ वेस्ट गैस। अभी आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे होंगे, पढ़ रहे हैं ना, या पढ़ेंगे अभी एक क्रेब्स साइकिल डिटेल में जाके, तो आप पढ़ेंगे वहां पे कि हमारा ग्लूकोज टूटा इनटू पायरुवेट, और ये पायरुवेट या पायरुविक एसिड फर्दर टूटेगा इनटू CO2 प्लस H2O प्लस ATP। ये जो ATP मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एनर्जी मॉलिक्यूल्स हैं, है ना। तो ये जब ATP बनता है जब भी, तो एक बाई प्रोडक्ट, एक वेस्ट प्रोडक्ट बनता है साथ साथ, जिसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे बॉडी में, इसको बॉडी से बाहर निकाल के फेंकना है, वरना बॉडी के अंदर रहेगा तो दिक्कत कॉज करेगा। इसको बॉडी से बाहर निकालने के लिए कौन सा ऑर्गन हेल्प कर रहा है? लंग्स। सो पेयर ऑफ लंग्स वी हैव टू एक्सक्रीट आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। बाहर निकालना वेस्टफुल सब्सटेंसेस को, इसको एक्सक्रीशन कहते हैं जनरल भाषा में। अब हम लोग किडनी से तो नाइट्रोजनस वेस्ट के निकलने की बात कर रहे थे ना, द लंग्स इज टेकिंग केयर ऑफ द वेस्ट गैस टू बी किक्ड आउट ऑफ द बॉडी। मुश्किल? तो उस एस्पेक्ट से लंग्स भी एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। वैसे प्राइमरी तौर पे लंग्स को हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन के तौर पे जानते हैं, बट रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्योंकि गैसेस एक्सचेंज कर रहा है, बट जो वेस्ट गैस है उसको बॉडी से बाहर निकालने के एस्पेक्ट से वी कैन कॉल इट एज अ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज वेल। चौथा ऑर्गन था लिवर। लिवर की लोकेशन होती है हमारे एब्डोमेन में, राइट साइड। लिवर बनाता है बहुत सारा वेस्ट केमिकल, जैसे लिवर का मेन काम है बाइल बनाना, बाइल जूस। ये तुम लोगों का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर सिलेबस से हट गया अनफॉर्चुनेटली, वरना ये सारी बातें आप डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ते हैं। क्लास 10th में पढ़ा होगा आपने, पढ़ा था। बाइल जूस नाम याद है कुछ कुछ? बाइल जूस आपके फैट की इमल्सिफिकेशन करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट करता है।
large fat globules are broken into small micelles or small fat globules by the action of bile juice. Word bile कम से कम सबको याद आ गया है ना, बोलो। अब ध्यान से सुनो, बाइल का जब एक्शन हो जाता है या बाइल बनाता है लिवर, तो साथ साथ ना बहुत सारे अनवांटेड फैटी टॉक्सिन्स वगैरह को भी वो बॉडी के बाहर निकालता है, जैसे बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, बाइल सॉल्ट्स का ब्रोकन फॉर्म। जब आपने एक बीमारी का नाम सुना है, जॉन्डिस, सुना है? बेसिक सिम्टम्स आपने शायद सुना होगा कि बॉडी में बहुत ज्यादा येलोइश अपीयरेंस आ जाता है। हिंदी में इस बीमारी को बोलते हैं पीलिया, सुना है आपने? तो आपका स्क्लेरा हो जाता है येलो कलर का, स्किन हो जाता है येलो कलर का, आपके नाखून के नेल बर्ड्स हो जाते हैं येलो कलर के, बॉडी में बाइल पिगमेंट्स का मात्रा बहुत बढ़ जाता है। ये लिवर का डिसऑर्डर है जॉन्डिस। नॉर्मली जब एक पेशेंट, मतलब एक इंसान कोई बीमारी से अफेक्टेड नहीं है, एक नॉर्मल आप हेल्दी हैं, तो आपका लिवर आपके इन अननेसेसरी टॉक्सिन्स को जमा कर करके बॉडी के बाहर निकलवाने में हेल्प कर रहा है। और ये बहुत बड़ा कारण कि अगर आपसे कोई पूछता है फीकल एक्सक्रीटा का कलर क्या होता है, अगर आपसे कोई ये पूछता है एज अ क्लास 11 स्टूडेंट कि फीकल एक्सक्रीटा का रंग क्या होता है, तो आप उसको येलो से येलोइश ब्राउन कलर का कहते हैं। येलो और येलोइश ब्राउन रंग आपके फीकल एक्सक्रीटा का बाइल पिगमेंट की वजह से है। बाइल पिगमेंट्स ने जो फैट को डाइजेशन का काम कर दिया, उसके बाद ये अनडाइजेस्टेड फूड के फॉर्म में बॉडी से बाहर निकल रहा है ना, अपने साथ बहुत सारे टॉक्सिन सब्सटेंस को लेके भी बाहर जा रहा है। तो उस एस्पेक्ट से बहुत रोल हुआ लिवर का, बट उस एस्पेक्ट से लिवर जो बॉडी के अंदर डेवलप हो रहे टॉक्सिन्स को बाइल के साथ जोड़ करके बॉडी के बाहर निकालने में हेल्प कर रहा है। तो उस एस्पेक्ट से हम लिवर को क्या एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन के लिस्ट में शामिल कर लेते हैं कि थोड़ा बहुत कुछ तो कर रहा है बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस को निकालने में। अनवांटेड सब्सटेंस जो भी है बॉडी में, जैसे हमारे ड्रग्स या टॉक्सिन्स, उनको कौन निकाल रहा है? कौन निकाल रहा है उनको? गॉल, उनको सैलिवरी ग्लैंड निकाल रहा है, ठीक है। उसके बाद बात हुई स्किन का। स्किन का बेसिक रोल कौन प्ले कर रहा है? स्किन विल बी सर्विंग एज लाइक के स्वेट एंड सीबम के फॉर्म में। लाउडर। उसके बाद वी टॉक्ड अबाउट द लंग्स, तो दैट विल बी अनवांटेड गैस इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। एंड देन वी टॉक्ड ऑफ द लिवर, जहां पे इट विल बी हैविंग द रोल ऑफ toxin substance to be eliminated out of the body, bilirubin, biliverdin के फॉर्म में। Come to the book please on section 16.7 or 19.7 and please go through this nicely. Other than kidney NCERT ने ना salivary gland के बारे में बात नहीं किया है, but मैं आपको बता दूं that's also considered to be a accessory excretory organ. NCERT ने 3 organ का जिक्र किया है। Other than kidney, lungs, liver and skin also help in elimination of excretory waste. ठीक है, एक एक करके बात की जा रही है 3 पैराज में। सबसे पहले लंग्स के बारे में बात है। Our lungs remove large amount of carbon dioxide, approximately 200 milliliter per minute, and also significant quantities of water. हमारे सांस में ना थोड़ा वेपर भी बाहर निकलता है, करके निकाला कभी आपने कांच के ऊपर? चलो ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली 200 ml ऑफ CO2 निकलता है। CO2 के साथ साथ थोड़े थोड़े क्वांटिटी में वाटर वेपर भी निकल जाता है। Liver is the largest gland in our body. I hope you know this. It secretes bile containing substance like bilirubin, biliverdin, cholesterol and degraded steroid hormones, vitamins, drugs. दोबारा पढ़ो ये लाइन, दोबारा, तिबारा, चौबारा, जितना बार पढ़ना पढ़ लो, जब तक याद नहीं हो जाए पूरा कि लिवर से क्या क्या एक्सक्रीट आउट हो रहा है। बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड हार्मोन, स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब हार्मोन वाले चैप्टर के बारे में तुमसे मैं पूछता हूं कुछ भी, तुम्हारी ये गमगीन आंखें मुझे बताती हैं कि दुखते रग पे हाथ रख दिया गया। तो मैं बात नहीं करना चाहता हूं हार्मोन वाले चैप्टर के बारे में बहुत ज्यादा, लेकिन ये मैं बता देना चाहता हूं कि ये चैप्टर क्लास 11th के ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिसका ये वीक रह गया है। यू शुड वर्क अपॉन दैट। आपके बोर्ड्स में क्वेश्चंस भी आएगा, भी एग्जाम जो आपका होगा 27 से, वहां पे भी, और नीट में हर साल एक फिक्स्ड नंबर ऑफ क्वेश्चंस अश्योर्ड तौर पे यहां से आता है। चलो फिलहाल इसको पढ़ लो जल्दी से फास्ट। बाइल, लिवर से क्या क्या निकलेगा? बाइलिरुबिन, ये नाम सुने हो? बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन सॉल्ट्स हैं, बाइल सॉल्ट्स। कोलेस्टेरॉल फैट का डिग्रेडेड फॉर्म है,
ठीक है। स्टेरॉइड हार्मोन, हार्मोन का एक कैटेगरी है स्टेरॉइड हार्मोन। जैसे सेक्स हार्मोन को आप स्टेरॉइड हार्मोन कहते हैं, आसान तौर पे मैं आपको याद रखने के लिए हेल्प कर दूं। सेक्स हार्मोन का नाम पता है आपको? मेल सेक्स हार्मोन इज टेस्टोस्टेरॉन, फीमेल सेक्स हार्मोन इज ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ये सब स्टेरॉइड हार्मोन के कैटेगरी में आते हैं। तो डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन को भी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प कर रहा है कौन? लिवर। और क्या कर रहा है? डिग्रेडेड विटामिन या अननेसेसरी ड्रग्स। ड्रग्स क्या है? दवाई। ड्रग का मतलब सीधा कोकेन और अफीम और चरस और गांजा नहीं है। ड्रग आर इवन पैरासिटामोल्स, ड्रग आर एवरी दवाई को, ड्रग का सिंपल हिंदी क्या होगा? दवा। ठीक है। अब मूवीज में जो ड्रग आपके दिमाग में है वो भी दवाई ही है, 12th में पढ़ेंगे आप। बट उस दवा का सेवन मोर देन रिक्वायर्ड क्वांटिटी में नुकसान करता है। वरना कोकेन, हेरोइन, स्मैक, ठीक है, मॉर्फिन, ओपियम, ये सब दवाई है। ओपियम को हिंदी में क्या बोलते हैं पता है आपको? अफीम बोलते हैं उसको, अफीम। खैर, एक चैप्टर आएगा जिसमें आप पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। उसमें एक सेक्शन है एडोलेसेंस और ड्रग अब्यूज से रिलेटेड। वहां पे आप बहुत से ड्रग्स का नाम और कंपोजिशन और फंक्शन सीखेंगे। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, यहां जो ड्रग लिखा हुआ है दैट मीन्स मेडिसिन। जो हमने दवा खाया, जितना दवा बॉडी ने अब्जॉर्ब कर लिया, जो नहीं हुआ अब्जॉर्ब वो निकल गया बॉडी से बाहर। कहां? लिवर के थ्रू। एक बार और पढ़ लो इस लाइन को सारे लोग। लिवर क्या क्या एक्सक्रीट आउट कर रहा है? बाइलिरुबिन, बाइलिवर्डिन, कोलेस्टेरॉल, डिग्रेडेड स्टेरॉइड हार्मोन, विटामिन्स एंड ड्रग्स। लिवर ने इसको जमा तो किया, लेकिन अल्टीमेटली ये ज्यादातर इसमें से चीज जो है ना, ये इजेशन के थ्रू बॉडी के बाहर निकल रहा है, इजेस्टेड वेस्ट के थ्रू, फीकल एक्सक्रीटा के थ्रू, सिंपल भाषा में लैटरीन के थ्रू। तो दैट्स व्हाट डाइजेस्टिव वेस्ट इज ऑल अबाउट। मोस्ट ऑफ दीज सब्सटेंस अल्टीमेटली पासेस आउट थ्रू द डाइजेस्टिव वेस्ट। मतलब लिवर सबको कंपाइल कर देगा, बट इजेशन के थ्रू ये बॉडी से बाहर चला जाएगा। आगे आओ, स्किन के बारे में बात है अगले पैराग्राफ में। द स्वेट एंड सेबेशियस ग्लैंड इन द स्किन। स्वेट निकलेगा स्वेट ग्लैंड से, सीबम निकलेगा सेबेशियस ग्लैंड से। कैन एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस थ्रू दीज सिक्रीशंस। Sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substance through their secretions. Sweat produced by the sweat gland is watery fluid जिसमें नमक होता है, NaCl. NaCl is common salt, सोडियम क्लोराइड, है ना। स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी होता है, ठीक है। तो नमक एंजॉय करने में आप यूरिया भी गलती से वापस ले रहे हो बॉडी के अंदर, अभी निकला था फिर पी गए तो दिक्कत हो जाएगी। लैक्टिक एसिड भी निकलेगा स्किन से, ये क्या होता है ये भी पढ़ेंगे अभी आप रिसेंटली। अगर आप रेस्पिरेशन पढ़ रहे हैं तो आपके स्किन में जब एरोबिक रेस्पिरेशन होता है आपके बॉडी में, जब एटीपी बनता है, तो अगर लिमिटेड ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगा ना, तो वहां पे एक कंपाउंड बनता है जिसका नाम है लैक्टिक एसिड। बचपन में क्लास 10th में आपने सुना होना चाहिए। बाय एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड आप मसल्स में क्रैम्प महसूस करते हैं। क्या? व्हाट इज क्रैम्प? अ काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग फीलिंग। देखो क्रैम्प बहुत हल्के लेवल का, बहुत बहुत लाइट इंटेंसिटी का क्रैम्प ना आप महसूस करते हैं जब सुबह सुबह सो के उठते हैं आप, तो जिसको आप आम भाषा में बोलते हैं सुस्ती लग रहा है, उठने का मन नहीं कर रहा है, वीकनेस लग रहा है कि कुछ गर्दन ऐसे ऐसे कर दे, कमर ऐसे कर दे, कट 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 उंगली फोड़े, ये करे वो करे, उसके बाद थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करेंगे आप। ये बहुत हल्के लेवल का क्रैम्प था, क्योंकि रात भर आप जब सो रहे थे तो बॉडी पूरे रेस्ट मोड पे था, तो ब्रीदिंग बहुत ज्यादा फास्ट या बहुत एनहेंस्ड नहीं था, तो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन आपने जोर जोर से नहीं खींचा था, रिलैक्स्ड ब्रीदिंग थी आपकी। तो उस ड्यूरेशन में थोड़ी बहुत मात्रा में आपके बॉडी में बन जाता है क्या? लैक्टिक एसिड। बहुत ज्यादा अगर हाई अमाउंट ऑफ लैक्टिक एसिड की बात करें तो अभी आप अगर इस हैबिट में कि बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन आपको यहां से लेकर के मटवारी घूमते हुए लौट करके पूरा एक चक्कर कटवा दिया जाए, इधर से घूम करके या इधर से कहीं पे भी 1 किलोमीटर दौड़ा दिया जाए मान लीजिए आपको, तो शाम होते होते आपके मसल्स ना छूने से भी दर्द करेंगे। दिस इज ज्यादा मात्रा में लैक्टिक एसिड बन गया और 3 दिन दर्द करेगा, धीरे धीरे घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा, फिर घटेगा। लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन कॉजेस क्रैम्प्स इन द मसल्स, जिसकी वजह होती है लिमिटेड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में अगर हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है
या पार्शियली एरोबिक रेस्पिरेशन हो रहा है, दैट रिजल्ट्स इनटू दीस डिसऑर्डर्स कॉल्ड लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेशन, दैट आउटकम इज क्रैम्प इन द मसल्स। तो ये जब अगर बन जाएगा ना तो ये भी निकलता है स्किन से ही बाहर। तो स्किन से स्वेट निकलता है, तो स्वेट में क्या क्या बोला गया, पानी के अलावा NaCl हो सकता है और यूरिया हो सकता है और लैक्टिक एसिड भी हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। Sweat and sebaceous gland in the skin can eliminate certain substances through their secretions. Sweat produced by the sweat gland is a watery fluid containing NaCl, small amount of urea, lactic acid, etc. Though the primary function of sweat, अच्छे से पढ़ो इसका ये line. The primary function of sweat is what? To facilitate a cooling effect on the body surface. कल बात हुई थी इस बारे में। स्वेट का मेन फंक्शन माना जाएगा बॉडी का सरफेस कूल करना, ठंडा करना। इट ऑल्सो हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ सम ऑफ द वेस्ट मेंशन्ड अबव। ऊपर यूरिया, NaCl और लैक्टिक एसिड की बात हुई, तो ये वेस्ट सब्सटेंस इनको भी निकालने में हेल्प करेगा। इस एस्पेक्ट से स्किन इज ऑल्सो अ एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ओके, गुड। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, वैक्स होता है ये जो ऑयली अपीयरेंस निकलेगा ना स्किन में, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू द सीबम। सीबम में स्टेरॉल्स, कोलेस्टेरॉल वर्ड है ना, कोलेस्टेरॉल, तो कोल फॉर्म ऑफ कोलाइन अलोंग विद स्टेरॉल। तो मतलब मुझे अभी ध्यान आया कि आपने तो कोलेस्टेरॉल का स्ट्रक्चर भी पढ़ा होगा, लेसिथिन पढ़ा था ना, डायग्राम है, देखो दिखाओ मैं, देखो स्ट्रक्चर ऑफ कोलेस्टेरॉल पेज नंबर 107 पे मिलेगा आपको। फॉस्फोलिपिड, लेसिथिन, अलग अलग अमाइनो एसिड, ग्लाइसिन, एलानाइन, सेराइन, प्रोलाइन, एस्पर्टिक एसिड। तो लास्ट यहाँ पे ना मतलब देखो ये लाइन आ जाएगा नीचे, सैलिवरी ग्लैंड को ऊपर में डायरेक्टली नहीं लिखा हुआ है बट नीचे में सीबम वाला ग्लैंड, पहले लाइन खत्म करो पहले। सेबेशियस ग्लैंड एलिमिनेट सर्टेन सब्सटेंस लाइक स्टेरॉल, हाइड्रोकार्बन एंड वैक्सेस थ्रू सीबम। दिस सिक्रीशन प्रोवाइड्स अ प्रोटेक्टिव ऑयली कवरिंग फॉर द स्किन। समझ आ गई बात है ना? डू यू नो, ये अब चौथे ऑर्गन के बारे में बात हो रहा है, कौन सा? सैलिवरी ग्लैंड। डू यू नो दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट कुड बी एलिमिनेटेड थ्रू द सलाइवा टू, बट इतना कम है कि वो अलग से मेंशन नहीं किया गया है, बट हमसे अगर कभी पूछ लिया जाता है, ये ऑप्शंस में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, तो हमें 4 सैलिवरी ग्लैंड, सॉरी 4 एक्सेसरी एक्सक्रीटरी ग्लैंड को याद रखना है, जिसमें हमारा स्किन है, लंग्स है, लिवर है, सैलिवरी ग्लैंड भी है। पानी पीना इज नॉट समथिंग कि बहुत मुश्किल या बड़ा काम है, वन शुड डेवलप अ हैबिट टू डू दैट। अब प्रॉब्लम की बात करते हैं हम लोग। एक कॉमन प्रॉब्लम है किडनी खराब हो जाना। आपने सुना है कि लोगों का किडनी खराब हो गया, वो भी एक नहीं दोनों। अब किडनी फेलियर के बहुत से कारण हो सकते हैं, किडनी नॉन फंक्शनैलिटी के बहुत से कारण हो सकते हैं, बट ऐसा नहीं होता कि रातों रात खराब हो जाता है कि कल रात में तो ठीक था, सुबह काम नहीं कर रहा है, अभी मार के देखो, अरे अरे क्या हुआ, फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता। ये एक हैबिट या अलग अलग लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम्स का आउटकम होता है। जैसे पानी पीना इज वन ऑफ बेसिक थिंग। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हमारा मिनरल कंजम्पशन बहुत ज्यादा है, क्या कंजम्पशन? हम लोग मिनरल कैसे, मिट्टी विट्टी तो नहीं खाते, मिनरल कंजम्पशन कैसे? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ठीक है। और अगर अनरेगुलेटेड पानी पीते हैं, जैसे रूरल एरिया में तो पीते ही, आज भी पीते हैं। आपने अक्सर देखा होगा द पीपल हु सफर विद लॉट्स ऑफ बोन डिसऑर्डर, टूथ डिसऑर्डर, ड्यू टू एक्सेसिव प्रेजेंस ऑफ फ्लोराइड इन वाटर। फ्लोरीन अगर हमारे पानी में बहुत ज्यादा मात्रा में है, जो झारखंड के जिस इलाके से आप बिलोंग करते हैं, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट, चतरा डिस्ट्रिक्ट, गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट, कोडरमा डिस्ट्रिक्ट, मिट्टी में बहुत मिनरल है, कोल है, माइका है, देन वी हैव लाइक कॉपर का भी प्रेजेंस है, फ्लोराइड है, बहुत सारे अलग अलग तरह के मिनरल्स हैं। तो जो पानी मिट्टी में अवेलेबल है, उस पानी में ये मिनरल प्रेजेंट है। अगर हमें ऐसा लगता है कि ये पानी बहुत क्लीन है, जो क्लीन दिख रहा है इस वजह से, तो क्लीन तो है, आउट ऑफ मतलब ये जर्म्स या गंदगी नहीं है, बट इसमें जिस मात्रा में मिनरल है ना, वो नुकसान करेगा आपको। जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, आपको पता है आपके बोन और टीथ के
डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ रोल प्ले। लाइकवाइज आयरन का प्रेजेंस या फ्लोराइड का प्रेजेंस आपके दांत को और आपके हड्डियों को खोखला या कमजोर करता है। ये तो बहुत बाद की बात है। ये जो पानी आप पी रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा ये फिल्टर्ड नहीं है अच्छे से, जैसे आजकल जो हमारे पास आरओ का पानी होता है, लेमैन टर्मिनोलॉजी में, रूरल भाषा में बोलते हैं वैसे तो फिल्टर्ड वाटर वुड बी द बेटर एप्रोप्रिएट टर्म, बट आरओ का पानी वर्ड सुना है आपने? नहीं सुना बाकी लोगों ने। ये जो बाहर मशीन लगी है ना बेसिन के ऊपर, दिस इज कॉल्ड आरओ। ये गलत बात है ऐसा बोलना, बट बोलते हैं लोग आम भाषा में। इस मशीन में एक फीचर है आरओ का, वैसे तो इसमें फिल्ट्रेशन एंड और भी बहुत सारे फीचर है। आरओ का फुल फॉर्म होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है? एक मेम्ब्रेन से सर्टेन सब्सटेंस का पार करके मेम्ब्रेन के इस पार चले जाना। रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट, रिवर्स ऑस्मोसिस इज अ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ये अननेसेसरी मिनरल्स को वापस खींचता है, इसलिए उसको रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। जो आपके अननेसेसरी या ज्यादा मात्रा में अगर पानी में मिनरल प्रेजेंट है तो उसको निकाल लेता है। ये मिनरल आपकी बॉडी में जाएगा, जहां तहां जमा होने की कोशिश करेगा। ये आपके जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक सरफेस पे थोड़ा सा मिनरल चिपक गया, कोई भी कैल्शियम, फास्फोरस, सल्फर, कार्बन, ये अलग अलग तरह के एलिमेंट्स के एटम्स हो सकते हैं, जो यहाँ पे जुड़ते 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 ना एक छोटा सा पत्थर या बहुत स्मॉल ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर बन जाएगा सालों में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन में नहीं, इट विल टेक ईयर्स। इसी को आप बोलते हैं रीनल कैल्कुलाई। किडनी अगर खराब किसी का होता है तो उसके कई कारण हैं। एक कारण है पानी में बहुत मिनरल है, या आप जो फूड इंटेक करते हैं उसमें मिनरल का कंटेंट बहुत ज्यादा है। फूड का इंटेक जो आप करते हैं जिसमें सैलेड्स या फ्रूट्स, आप मूली बहुत खाते हो फॉर एग्जांपल, मूली का खेत है आपका, खूब मूली निकलता है, खच खच खाते रहते हो दिन भर, सुबह से शाम तक। मूली का पराठा भी खा रहे हो, मूली का अचार भी खा रहे हो, मूली की सब्जी भी खा रहे हो, कच्चा मूली भी खा जा रहे हो। हर चीज का एक लिमिट होता है। मूली में बहुत मिनरल है, रूट है ना ये, गाजर भी रूट है, तो गाजर में विटामिन ज्यादा है, मिनरल कम है। गाजर बहुत खाना इज गुड थिंग, मूली बहुत खाना इज नॉट अ वेरी गुड थिंग। तो मूली बहुत ज्यादा कंज्यूम करना या बीट बहुत ज्यादा कंज्यूम करना, या आप एक्सेसिव मिनरल का कंजम्पशन अगर करेंगे ना तो यहां जाके दिक्कत होगा। अब दिक्कत क्या होगा, इस पे आता है सीधा मुद्दे पे। आपके नेफ्रॉन्स इतने पतले पतले टिब्यूलर स्ट्रक्चर है ना, ये कहीं पे मिनरल्स का घुस जाकर के उसको ब्लॉक कर देना, उस नेफ्रॉन को नॉन फंक्शनल बना देगा। ऐसे तो 10 लाख नेफ्रॉन एक किडनी में है, बट अगर 50% नेफ्रॉन भी आपके नॉन फंक्शनल हो गए तो आपको सिम्टम्स आ जाएंगे दिक्कत के। आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर आपकी इवैल्यूएशन करेंगे, बहुत सारी टेस्टिंग करेंगे, और डॉक्टर आपको बताएंगे आपका किडनी खराब होना शुरू हो चुका है। अब आपको अपने खाने पीने में बहुत ज्यादा परहेज की जरूरत होगी, बहुत सारा रेगुलेशन करना पड़ेगा, तो शायद आप अपनी लाइफ को ठीक ठाक टाइप से जी पाएंगे। वरना आपको ये इंडिकेशन दे दिया जाएगा कि आपको किडनी ट्रांसप्लांट की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है। किडनी ट्रांसप्लांट ब्लड ट्रांसफ्यूजन के कंपैरिजन में कई गुना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। ब्लड में तो हम लोग क्या देखते हैं, खाली ब्लड ग्रुप, RH कंपैटिबिलिटी और ब्लड ग्रुप कंपैटिबिलिटी। फैमिली में किसी का निकल जाता है यूजुअली, भाई बहनों में किसी ना किसी का निकल जाता है, फादर मदर को जरूरत है, कोई ना कोई घर में ही हो जाता है यूजुअली। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में अब O नेगेटिव O पॉजिटिव वालों जिनको मिल नहीं पाता ब्लड आसानी से, वरना B पॉजिटिव AB पॉजिटिव AB और AB वालों को मिल जाता है। बट ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज नॉट दैट सिंपल। चाह करके भी एक बेटा अपने फादर को अपना किडनी नहीं दे सकता अगर लिस्ट्स ऑफ मैचिंग नहीं होती है। तो उसमें खाली ब्लड ग्रुप इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें एलोग्राफ मैचिंग है, टिश्यू रीजनरेशन मैचिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर हो जाता है तो वेल एंड गुड, नियरेस्ट लोगों के अंदर से किडनी मिल जाता है, वरना आपको किडनी खरीदना पड़ सकता है। किसी बड़े बड़े हॉस्पिटल में कोई डोनर हो, अपना किडनी कोई डोनेट करना चाहता है,
अच्छा खासा अमाउंट के एवज में, और उसके बदले आपको वो किडनी मिल सकता है। किडनी ट्रांसप्लांटेशन के लिए बहुत से रूल्स हैं, तो इतना आसान नहीं है कि किडनी आपको मिल जाए। बहुत पैसा वाले हो आप बहुत बिलियनियर हो, आपके पास बहुत पैसा है, बट फैमिली में किसी का किडनी मैच नहीं हुआ, और आप किडनी के एक्सपेक्टेशन में आपने किसी बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेंशन करके रखा है कि हमको किडनी की ज़रूरत है, इतना पैसा लगेगा, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है, आई वांट किडनी। तो किडनी रखा हुआ नहीं रहता है कहीं पे भी, दुकान नहीं है कि जाओ खरीद के ले आओ। किडनी को अगर रिक्वायरमेंट होती है देन दे कीप अ ट्रैक ऑफ इट, वो भी वेटिंग लिस्ट होता है, सबसे पहले किसका, फिर किसका, एज किसका ज़्यादा है, कम एज वालों को प्रेफरेंस मिलेगा किडनी ट्रांसप्लांटेशन में, जिसकी बहुत उम्र हो चुकी है, तो बहुत सारे रूल्स होंगे उसके। खैर, लेकिन अगर किडनी के खराबी चालू हो गई है, 50%, 30%, 40% दोनों किडनी खराब हो चुका है, तो बॉडी में फिल्ट्रेशन पे फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा, बहुत एफिशिएंट फिल्ट्रेशन नहीं होगा, बहुत सारा यूरिया बॉडी में रह जा रहा है, और उसका असर दिखना शुरू हो रहा है बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन में। आंख की रोशनी जा रही है धीरे धीरे करके, ब्रेन में फेनाइल कीटोन, बहुत सारे कीटोन बॉडीज वगैरह डेवलप हो रहे हैं, ज्वाइंट पेन हो रहा है, यूरिक एसिड जम रहा है ज्वाइंट के, ज्वाइंट्स पे। यूरिक एसिड याद है आपको? अगेन लोकोमोशन वाले चैप्टर के डिसऑर्डर में एक बीमारी था, इसका नाम था गाउट, आर्थराइटिस, गाउट, मिस्थेनिया ग्रेविस। गाउट बोलते हैं हम जब जॉइंट्स में ना यूरिक एसिड जमा होता है, तो बॉडी में यूरिया निकल नहीं पा रहा है, तो जमा ही तो हो रहा है। तो उस केस में क्या सॉल्यूशन है? उस केस में सॉल्यूशन का नाम है बच्चों हेमोडायलाइसिस। हेम मतलब ब्लड के बारे में बात हो रही है, हेम मतलब वैसे तो आयरन, बट हेम यहां ब्लड को रिप्रेजेंट कर रहा है। डायलाइसिस का मतलब क्लीनिंग होता है, सफाई। आपके बॉडी से आपका खून निकाला जाएगा डिपेंडिंग ऑन के कितना परसेंट किडनी खराब है। हो सकता है कुछ लोगों को 10-10 दिन पे हेमोडायलाइसिस की ज़रूरत पड़ेगी, कुछ लोगों को महीने में एक बार पड़ेगी, कुछ लोगों को 2-2, 3-3 दिन पे ज़रूरत पड़ सकती है। जितना ज़्यादा किडनी खराब हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आप हॉस्पिटल में जाएंगे, आप बेड पे लेटेंगे, आपके हाथ से ऐसे करके आपके सर्टेन आर्टरी से ब्लड निकाला जाएगा। ये ब्लड एक मशीन में जाएगा जिसको आप हेमोडायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी बोलेंगे। क्लास 10th में सब सुना होगा आपने। तो हेमोडायलाइसिस में क्या होगा बच्चों कि बॉडी से ब्लड बाहर निकलेगा, ये ब्लड मशीन में जाएगा, मशीन में एक प्रॉपर अपैरेटस होगा सेलोफेन शीट्स का, और ब्लड फिल्टर होगा थोड़ा थोड़ा, ये नहीं कि पूरा 6 लीटर खाली कर दिया गया बॉडी से, तो मर ही जाएगा इंसान। थोड़ा खून निकला, फिल्टर हुआ, और ये खून वापस इसी वेन में डाल दिया जाएगा। यहाँ पे ब्रैकियल आर्टरी, ब्रैकियल वेन होता है, तो यहाँ से एक पतला सा कैनुला लगेगा, ब्लड निकलेगा पाइप से, मशीन में जाएगा, आप लेटे रहेंगे, इसमें लगेगा 2-3-4 घंटे का टाइम। ठीक है, आप टीवी देखेंगे सामने, हाथ वाथ हिलाएंगे नहीं, मोबाइल नहीं चला सकते, रील नहीं देख सकते, हाथ रेस्ट पर रहेगा, तो सो जाइए। तो हेमोडायलाइसिस में इट्स नॉट अ वेरी सिंपल, इजी एंड अफोर्डेबल थिंग टू डू, बिकॉज एक सेशन में, एक दिन आपके पूरे बॉडी का ब्लड का डायलाइसिस होगा, तो दैट विल कॉस्ट यू अराउंड 10 to 12,000 रुपीज। इमेजिन करो किसी इंसान को हफ्ते में ये 4 बार करना पड़ा, तो अप्रॉक्सीमेट खर्चा 50,000 एक महीना जिंदा रखने के लिए लग रहा है। किसी को हर 2-2 दिन पे करना पड़ रहा है, तो आप इमेजिन कर लो क्या एक्सपेंडिचर बन रहा है। तो इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर एवरी टॉम, डिक और हैरी। ठीक है ना, मतलब ऑफ कोर्स मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग ये अफोर्ड नहीं कर सकते, दे डोंट सर्वाइव इन दैट केस। बट ये एक ऑप्शन है कि जब तक आपको कोई डोनर नहीं मिलता किडनी का, तब तक आपका ब्लड, किडनी क्या करेगा? ब्लड छानेगा ना, ब्लड फिल्टर करेगा, क्लीन करेगा ब्लड, तो ये मशीन भी वही काम करेगा। लेकिन आपको फिर बहुत कंट्रोल तौर पे डाइट लेना होगा। याद रखिएगा इस बात को, कल भी बोला था मैंने कि नाइट्रोजनस वेस्ट बनने का जो सबसे मेजर न्यूट्रिटिव सोर्स है वो है प्रोटीन्स। जितना कम प्रोटीन कंजम्पशन करेंगे हम, लेकिन प्रोटीन की जरूरत है बॉडी को, बॉडी में प्रोटीन ही वो टिश्यू, प्रोटीन ही वो न्यूट्रिशन जो टिश्यू को रीजनरेट कराता है। बॉडी बिल्डिंग टिश्यू होता है प्रोटीन। चोट लग गया, हीलिंग कराने के लिए प्रोटीन नहीं मिलेगा आपको, तो बॉडी में हीलिंग नहीं होगा अच्छे से। तो एनीवे, तो हम लोग अभी जो बात करेंगे, सबसे पहले हेमोडायलाइसिस के बारे में बात होगी। फिर एक बीमारी आएगी किडनी फेलियर। हेमोडायलाइसिस में किडनी फेल नहीं हुआ था, किडनी पार्शियली खराब हो गया था, फिल्ट्रेशन एबिलिटी रिड्यूस हो गई थी। ठीक है ना,
किडनी पूरा का पूरा खराब हो जाएगा तो सेविंग का कोई ऑप्शन नहीं है, इंस्टेंट ट्रांसप्लांट अगर नहीं हुआ तो मर जाएगा पेशेंट, सिंपल सी बात है। तीसरा प्रॉब्लम होता है किडनी का जिसको आप कहते हैं पथरी, ठीक है, और जो मेडिकल टर्म है वो क्या है, रीनल कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई, कैलकुलस आर स्मॉल स्टोन्स, प्लूरल ऑफ कैलकुलस इज कैलकुलाई, रीनल कैलकुलाई आर स्मॉल स्मॉल स्टोन लाइक स्ट्रक्चर्स जो बॉडी में, किडनी में होगा तो रीनल कैलकुलाई बोलेंगे, ये कैलकुलाई यूरेटर में भी हो सकता है, ये कैलकुलाई यूरेथ्रा को भी ब्लॉक करता है कभी कभी, तो ये कैलकुलाई की प्रेजेंस आपके एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर में कहीं और भी हो सकती है, बट किडनी में पाया जाने वाला रीनल कैलकुलाई कहेगा। वैसे तो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है, सुना है आपने, नहीं सुना है, कोई बात नहीं। चौथा डिसऑर्डर है, इसका नाम है ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ग्लोमेरुलस या नेफ्रॉन के किसी पार्ट में इन्फ्लेमेशन हो जाना। बोमैंस कैप्सूल में ग्लोमेरुलस है ना, और नेफ्रॉन के इतने सारे टिब्यूल्स हैं, पीसीटी, हेनलेज लूप, डीसीटी, वहां कहीं पर भी अगर इन्फ्लेमेशन हो गया, क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन का सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो कि रेडनेस और स्वेलिंग को आप इन्फ्लेमेशन कहते हैं, जो हर घाव में होगा ही होगा, रेडनेस एंड स्वेलिंग। घाव नहीं है तब भी हो सकता है इन्फ्लेमेशन, चमाट पड़ा किसी को जोर से एकदम, आवाज किया एकदम बेहतरीन, और गाल पे हो गया दाग लाल लाल उंगली का, दैट्स ऑल्सो इन्फ्लेमेशन। किसी को मधुमक्खी ने काट लिया, जिस पॉइंट पर मधुमक्खी ने काटा वहां पे पूरा रेड हो गया और थोड़ा स्वेल हो गया, दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। ITIS, आइटिस, क्या वर्ड, जहां भी लगेगा दैट इज रिप्रेजेंटिंग इन्फ्लेमेशन। टॉन्सिलाइटिस, फैरेंजाइटिस, अपेंडिसाइटिस, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, तो आइटिस वर्ड जहां भी लगेगा वी आर टॉकिंग ऑफ द डिजीज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। आ जाओ पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स को। पेन पेंसिल है यहाँ पे साथ में ना, बगल में जितना स्पेस है ना उसमें 2 टर्म लिखो। हाँ, डिसऑर्डर के बगल में एक टर्म लिखा हुआ है, उसमें यूरेमिया लिखा हुआ है ना, दोनों का डिफरेंस समझ लो। यूरेमिया इज द प्रेजेंस ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अगर आपके ब्लड का सैंपल लिया जाए, ब्लड टेस्ट किया जाए आपका, और उसमें बहुत ज्यादा मात्रा में यूरिया मिले, तो उस कंडीशन को आप यूरेमिया कहते हैं। यूरिया का ब्लड में पाया जाना ज्यादा क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड यूरेमिया, यूरिया इन द ब्लड। हेमाटोयूरिया इज अ काइंड ऑफ कंडीशन जिसमें आपके यूरिन में खून आ जाए, ब्लड इन द यूरिन, यहां यूरिया इन द ब्लड, वहां ब्लड इन द यूरिन, ठीक है। यूरिन निकला, आप देख रहे हैं कि वो थोड़ा थोड़ा कुछ रेड रेड पार्ट भी निकल रहा है, ब्लीडिंग जैसा लगेगा आपको, दैट्स कॉल्ड हेमाटोयूरिया। ये इन्फ्लेमेशन ऑफ यूरेथ्रा या यूरिनरी ब्लैडर में कोई इन्फ्लेमेशन हो जाएगा तो दैट विल बी द आउटकम। मेल में पेनिस इन्फ्लेमेशन में भी ऐसा होगा, विच विल लीड टू अ कंडीशन जिसको हम लोग कहते हैं डिसयूरिया। डिसयूरिया का मतलब होता है पेनफुल मिक्चुरेशन। ड्यूरिंग मिक्चुरेशन a patient feels certain amount of pain. Hematouria leads to dysuria. Hematouria में bleeding होगा and that will result into that trouble of painful micturition. चलो आ जाओ पढ़ते हैं। Malfunctioning of kidney can lead to accumulation of urea in the blood. A condition called uremia. अगर किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा है, मतलब फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा है ढंग से, तो बॉडी में यूरिया तो बन रहा है ना, प्रोटीन खा रहे हैं आप, डाइजेशन हो रहा है, तो जो भी आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है दैट इज ब्रोकन इनटू यूरिया, बट ये यूरिया निकल नहीं पा रहा बॉडी के बाहर, है ना। तो मैल फंक्शन ऑफ किडनी कैन लीड टू द एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन द ब्लड। अ कंडीशन इज कॉल्ड यूरेमिया विच इज हाईली हार्मफुल एंड मे लीड टू द किडनी फेलियर। आगे पढ़ो। In such patients, urea can be removed by a process called hemodialysis. अब हेमोडायलाइसिस में क्या होगा ये बात आपको समझाया गया है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हेमोडायलाइसिस द ब्लड ड्रेन्ड फ्रॉम अ कन्वीनियंट आर्टरी, जहां से आसानी से निकल सके, यूजुअली ब्रैकियल आर्टरी होता है यहाँ से या फिर यहाँ से, कई बार होता है ना आर्टरी कहीं पे बहुत नैरो है,
तो वहां से ब्लड निकलना थोड़ा डिफिकल्ट होगा, तो हम कहीं से भी निकाल सकते हैं वैसे। तो कन्वीनियंट आर्टरी से हम ब्लड निकालेंगे एंड इज पम्प्ड इनटू अ डायलाइजिंग यूनिट, जिसको आप आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। The blood drained from the convenient artery is pumped into the dialyzing unit after adding anticoagulant like heparin. ब्लड हम बाहर निकाल करके 5 मिनट रख लें कटोरा में, ऐसा रह जाएगा नॉर्मल? क्लॉट कर जाएगा ना? तो अगर हमने ब्लड को बाहर निकाला, मशीन में डाला साफ करने के लिए, और वहीं क्लॉट कर गया तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। तो ब्लड में क्लॉटिंग नहीं होना चाहिए। ब्लड को निकाला गया पाइप से, इसके अंदर अंदर ना पूरे पाइप की इंटरनल वॉल्स पे काइंड ऑफ एंटीकोअगुलेंट्स होते हैं, जैसे हेपारिन अंडरलाइन कर सकते हैं आप, इज वन ऑफ द एंटीकोअगुलेंट। हेपारिन हमारे ब्लड में कोअगुलेशन को रोकता है। कोअगुलेशन मतलब क्लॉटिंग, है ना? तो रीड दिस अगेन। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कन्वीनियंट आर्टरी इज पंप्ड इनटू डायलाइजिंग यूनिट आफ्टर एडिंग एन एंटीकोअगुलेंट लाइक हेपारिन। हेपारिन केमिकल डाल करके उसको एंटीकोअगुलेंट मतलब उसको क्लॉट होने से बचाया जाता है। द यूनिट कंटेन्ड अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब। कौन सा मटेरियल का ट्यूब? सेलोफेन ट्यूब, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड, डायलाइजिंग फ्लूइड हैविंग द सेम कंपोजिशन एज दैट ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट द नाइट्रोजनस वेस्ट। इस ट्यूब में देखो ऐसा होता है रफली, ये देखो ऐसे ना बहुत सारे ट्यूब्स होते हैं इस फॉर्म में, इस मशीन के अंदर, जिसमें इसको ज़्यादा कॉइलिंग बनाया जाता है ताकि लंबा टाइम मिले पानी को फ्लो होने के लिए, सॉरी ब्लड को, ऐसे बहुत सारा मतलब और भी बहुत से लेयर्स होते हैं। और ये बड़ा सा एक चैम्बर होगा जो मशीन का पूरा एक स्ट्रक्चर होगा। इस पूरे एरिया में फ्लूइड भरा होगा। कहाँ? इधर इधर पाइप के बाहर ब्लड इसमें बह रहा है, जो ब्लड अभी बॉडी से निकाला गया वो इसमें बह रहा है। इसके अंदर जो फ्लूइड है ना, जिसको हम डायलाइजिंग फ्लूइड बोल रहे हैं, इसके अंदर सेम कंपोजिशन है जो प्लाज्मा का कंपोजिशन है। क्या क्या प्लाज्मा में? 90 से 92% वाटर और 6 to 8% प्लाज्मा प्रोटीन्स है, बाकी आयंस है और न्यूट्रिएंट्स है, ठीक है, और वेस्ट सब्सटेंस जो भी होता है हमारे प्लाज्मा में यूजुअली, इसमें वो सब कुछ है। इसमें क्या नहीं रखा गया है? नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं है। तो एवरीथिंग इज देयर नाइट्रोजनस वेस्ट, मतलब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड नहीं है। और ब्लड में है, कहीं तो ब्लड गंदा था ना, ब्लड में तो है, इसमें नहीं है। तो यहां पे हायर कॉन्सेंट्रेशन, यहां लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिया, तो ये अपने आप यहां से पार होकर के इधर आएगा ना, क्योंकि मटेरियल ही रखा गया ट्यूब का, कौन सा? सेलोफेन, जो इतना पतला और परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। तो यहां से जब ब्लड फ्लो करेगा विथ लॉट्स ऑफ यूरिया इन इट, और यहां यूरिया बिल्कुल भी नहीं है, बाकी सब तो सेम है ना, तो कुछ भी इधर से उधर नहीं जाएगा, और क्योंकि चीजें जाएंगी कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट के फॉर्म में, डिफरेंस होना चाहिए। समझ आ रही बात? जैसे कि जितना पानी इसमें उतना पानी इसमें, तो पानी तो बिल्कुल नहीं जाएगा, उनके बराबर है। न्यूट्रिएंट नहीं जाएगा, प्रोटीन्स नहीं जाएंगे, प्रोटीन तो ऐसे भी नहीं जा सकते, वो बड़ा होता है। तो यहाँ जो लाइन लिखा हुआ है इसका मीनिंग समझ लीजिए। क्या लिखा हुआ है कि डायलाइजिंग फ्लूइड का कंपोजिशन डिट्टो कैसा होगा? प्लाज्मा जैसा। फर्क सिर्फ क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें नहीं होंगे। इसमें नहीं होना चाहिए ना, इसमें अगर नहीं होगा तभी तो यहां से यहां आ पाएगा ना। दोबारा ये पूरा लाइन पढ़ोगे पिछले पेज से लेते हुए। द यूनिट कंटेन्स अ कॉइल्ड सेलोफेन ट्यूब, ये सेलोफेन ट्यूब आपस में कॉइलिंग के साथ है, ठीक है, सराउंडेड बाय अ फ्लूइड जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड बोलेंगे, having same composition as that of plasma except क्या? Nitrogenous waste. The porous cellophane membranes of the tube allow the passage of molecules based on concentration gradient. As nitrogenous wastes are absent in the dialyzing fluid, these substances freely move out thereby clearing the blood. Blood साफ हो जाएगा अपने आप। The cleared blood is pumped back into the body by a vein. निकाले थे हमने आर्टरी से, by adding antiheparin to it, ताकि अंदर जाके फिर क्लॉट कर जाए। जब चोट लगेगी तो क्लॉटिंग होनी चाहिए ना। दिस मेथड इज अ बून, बून का हिंदी होता है वरदान, बून का उल्टा होता है बेन, बेन का हिंदी होता है अभिशाप। तो बून इज अ ब्लेसिंग, जो कि मेडिकल फील्ड ने उन लोगों के लिए ये जो मेथड है, जो तरीका है, ये उनकी जान बचा रहा है। बहुत से ऐसे लाखों लाख लोग हैं दुनिया में जिनका किडनी खराब हो गया
और डोनर अवेलेबल नहीं है, किडनी चेंज नहीं कर सकते, लेकिन डायलिसिस हो जाता है। डायलिसिस का मतलब ये हुआ ना, जो भी हमने बोर्ड पे देखा, डायलिसिस का मतलब क्लीनिंग होता है ना। किडनी नहीं भी मिल रहा है तो ब्लड फिल्टर हो जाता है उसका इस तरीके से, इसको बोलते हैं हम लोग हेमोडायलाइसिस। ठीक है, तो लाइन पढ़ेंगे पूरा। दिस मेथड इज बून फॉर थाउजेंड्स ऑफ यूरेमिक पेशेंट। यूरेमिक मतलब जिनके ब्लड में बहुत यूरिया है, क्योंकि किडनी फिल्टर नहीं कर रहा ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड। आगे बढ़ेंगे। द किडनी ट्रांसप्लांटेशन इज अल्टीमेट मेथड इन करेक्शन ऑफ द एक्यूट किडनी फेलियर। बहुत शॉर्ट टाइम में किडनी अगर खराब हो गया किसी का, एक्यूटली हो गया, क्रोनिकली होगा तो धीरे 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 करके होगा, किसी कारण से एक्यूट किडनी फेलियर हो गया तो जान बचाने के लिए आप किडनी को ट्रांसप्लांट कर पाएंगे, वरना जान नहीं बच पाएगा। फंक्शनिंग किडनी इज यूज्ड इन ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम अ डोनर, प्रेफरेबली अ क्लोज रिलेटिव अगर मिल जाता है तो, to minimize its chances of rejection by the immune system of the host. The modern clinical procedures have increased the success rate of such a complicated technique. चूंकि बहुत अच्छा इजी आसान तरीका आजकल सर्जरीज का हो गया है, तो बहुत दिक्कत या फेलियर या फिर पता नहीं काम करेगा कि नहीं करेगा दूसरे का किडनी, इन सारी दिक्कतों से हम लोग सोल्यूशन पा चुके हैं। अगला डिसऑर्डर रीनल कैलकुलाई, स्टोन्स या इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स। किस चीज का बना हुआ? ऑक्सलेट्स, PYQA नीट का। क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सलेट्स खास करके ये जल्दी जमता है ह्यूमन बॉडी में और इसी के बन जाते हैं छोटे छोटे कंकड़। ठीक है, तो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा मेंशन नहीं है, लेकिन ये बात हम लोग डिस्कशन में यूं समझ सकते हैं कि रीनल कैलकुलाई के लिए मिनरल कंजम्पशन अगर बहुत ज्यादा हो रहा है बॉडी में तो दैट रिजल्ट्स इनटू रीनल कैलकुलाई। तो आप अगर साग खाते हैं तो एक लिमिट में खाना है, साग खाते हैं अगर बहुत ज़्यादा आप मतलब मिनरल खाते हैं साथ में उसके तो फिर आपका बॉडी का डाइजेस्टिव मैकेनिज्म वैसा होना चाहिए। गांव के लोगों को कुछ इसलिए नहीं होता क्योंकि उनका चलना फिरना बहुत एक्टिवली होता है, साइकिल चलाते हैं, वो कुएं से पानी निकालते हैं, खेत में काम करते हैं, तो इतना स्वेट होता है, इतना बॉडी का फिजिकल एक्सर्जन होता है कि एक्यूमुलेशन किसी चीज का नहीं होता, वो रनिंग सर्कुलेशन में रहता है। जो ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं, चेयर कुर्सी पे दिन भर बैठ करके, बहुत ज्यादा फिजिकल एक्सर्जन नहीं है, भागा दौड़ी बहुत नहीं है और कंजम्पशन है इन बहुत सारे फैट का, तो उनको कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत, हार्ट का प्रॉब्लम, एक्सेसिव मिनरल का, तो उनको इन कैलकुलाई वगैरह से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं। The last disorder is glomerulonephritis. itis लगा हुआ है मतलब inflammation. ग्लोमेरुलाई ऑफ किडनी के इन्फ्लेमेशन को आप ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस कहते हैं। ग्लोमेरुलस अगर इन्फ्लेम्ड हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस में जो फिल्ट्रेशन होना है वो नहीं होगा ढंग से, GFR बहुत डाउन हो जाएगा, इतना डाउन कि वो धीरे धीरे करके वो नेफ्रॉन नॉन फंक्शनल कहलाना शुरू होगा। उस नेफ्रॉन में बिल्कुल भी फिल्ट्रेशन नहीं हो पाएगी, और अगर नेफ्रॉन फिल्ट्रेशन नहीं करेगा तो इवेंचुअली दैट विल बी अ बिग ट्रबल। बोलो। सो दैट इज टू बी टेकन केयर ऑफ नाइसली। उसके लिए क्या करना चाहिए? हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। कंजम्पशन ऑफ वाटर इन अ गुड क्वांटिटी विल प्रिवेंट यू फ्रॉम ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर रीनल कैलकुलाई थोड़ा बहुत बनना शुरू भी हुआ और पानी आप बहुत पीते हैं तो बॉडी में फ्लूइड का क्वांटिटी ज्यादा है तो पानी के फ्लो से ये धक्का से निकल जाएगा। बहुत थोड़े थोड़े क्वांटिटी में अगर स्टोन या कैलकुलाई डिटेक्ट होता है ना, अल्ट्रासाउंड हुआ, USG हुआ किसी पेशेंट का, डॉक्टर ने बोला बहुत छोटा है, दवाई खाइए और बहुत पानी पीजिए, दिन भर में आप 6 लीटर 7 लीटर पानी पीजिए ताकि बहुत ज्यादा यूरिन बने। तो उस केस में यूरिन ना प्रेशर से इस कैलकुलाई को निकाल देता है। बट सिम्टम्स इग्नोर नहीं करने चाहिए हमें। थोड़ी बहुत दिक्कत को, अरे पता नहीं ऐसी हो रहा, गैस हो रहा हो, दर्द हो रहा है, बहुत सा ऐसा लगता है बहुत से लोगों को। ये छोटी मोटी चीज़ों को आप जैसे मलेरिया, जॉन्डिस को बुखार मान करके ना, ये पेशेंट्स कम से कम भी तो 1-1.5 महीना तक तो कालपोल खिलाते रहते हैं कि बुखार है ठीक हो जाएगा। अब सिर्फ बुखार रहता तो ठीक हो गया होता 2 दिन में, वायरल बुखार 1 महीने से बुखार आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, दवाई खाते हैं उतर जाता है फिर आ जाता है। तो अ प्रॉपर डायग्नोसिस इज रिक्वायर्ड इन दैट केस। इन दैट केस द पेशेंट इज सपोज टू बी टेकन टू अ डॉक्टर, ब्लड सैंपल टेस्ट हो, पता तो चले कि बॉडी में पैथोजन की वजह से बुखार आ रहा है, बैक्टीरिया की वजह से आ रहा है कि वायरस की वजह से आ रहा है। तो उसी तरह से एब्डोमेन में इतने सारे ऑर्गन है, क्या क्या है, स्टमक है,
पैंक्रिया है, लिवर है, किडनी है, इंटेस्टाइन है, गॉल ब्लैडर है, हमें दर्द तो पेट दर्द लगेगा, एब्डोमेन दर्द नहीं, हम तो यहां कुछ भी होगा पेट दर्द, आम भाषा में पेट दर्द, अपेंडिसाइटिस में भी पेट दर्द होगा और आपको स्क्लेरोनेफ्राइटिस में भी पेट दर्द होगा। अब फर्क पड़ेगा थोड़ा बहुत, डॉक्टर आपसे पूछेगा डिटेल टच करके तो उनको समझ में आ जाएगा कि पेट दर्द अगर है, मतलब अगर किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो इधर होगा पीछे, किडनी का लोकेशन आपके वर्टिब्रल कॉलम के दाएं बाएं होता है। किस तरह का दर्द है वो वैरी कर सकता है, कि बैठने से दर्द बढ़ जाता है, पानी पिए तो दर्द बढ़ गया, सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं और वॉशरूम जाने की जरूरत महसूस कर रहे होते हैं उस टाइम पे पेन होता है। तो समहाउ द अदर अगर कोई भी बीमारी का पता इनिशियल स्टेज में लग जाएगा तो दैट विल बी सॉल्व्ड इजीली विदाउट गेटिंग इनटू डिटेल्ड सर्जिकल या इंटरवेंशनल इन्वॉल्वमेंट। जैसे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे आपके, आपके दोस्त वगैरह मिलेंगे, आप खुद देखते भी होंगे कि खूब खाते हैं, 2-3 रोटी 4 रोटी खा लेते हैं कुछ सम पीपल, बट मोटापा नहीं हो रहा है ना। मैं पूछूंगा नहीं किसी से कौन कितना खाता है फिलहाल, बट पीपल कम अप विद द प्रॉब्लम कि ना आई डू कंज्यूम डिसेंट क्वांटिटी ऑफ मील, ऐसा नहीं कि हम आधा रोटी खाते हैं, लेकिन अगर सेहत नहीं डेवलप होता है तो उसके पीछे कई रीजन है। वन ऑफ द रीजन इसके डाइजेशन अच्छा नहीं होता आपका, क्योंकि एंजाइम रिलीज नहीं हो रहे ढंग से, मेजॉरिटी ऑफ द फूड यू आर कंज्यूमिंग ये अनडाइजेस्टेड बॉडी के बाहर निकल रहा है। बट इन बहुत से कारणों में एक कारण पानी का कंजम्पशन भी होता है। यू नीड टू डेवलप अ हैबिट कि आप पानी बहुत पिया करो। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे सारे बच्चे। अमोनोटेलिज्म को मैं आपको रिकॉल कराऊं तो 3 तरह का एक्सक्रीटरी वेस्ट निकलता है किसी भी एनिमल से। जिनका यूरिया निकलता है उसको हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिज्म या मैकेनिज्म कहलाता है यूरियोटेलिज्म। जिनमें यूरिक एसिड निकलेगा उसको यूरिकोटेलिज्म, जिसका अमोनिया निकलेगा उसको अमोनोटेलिज्म बोलेंगे। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में अमोनिया निकलता है, वेरी गुड। तो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ बोनी फिश दिख रहा है आपको, पानी में रहने वाली मछली, तो इसके अंदर क्या निकलेगा एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट के तौर पे अमोनिया। तो हमका अमोनोटेलिज्म मैच होगा 3 के साथ। फिल इन द ब्लैंक्स पे आओ। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 11 और 12 दोनों करोगे। फर्स्ट पेज पे आपको क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मिलेगा। फर्स्ट नहीं एक्चुअली, पेज सेकंड पेज पे 206 पे क्या है क्वेश्चन? अ कॉर्डेट हैविंग द फ्लेम सेल एज द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर वुड बी प्लेनेरिया। प्लैटीहेल्मिन्थस इज अ क्लास ना, उसमें स्पेसिफिकली एक उदाहरण तो प्लेनेरिया का है ना, फ्लैटफॉर्म। दूसरा सवाल 11 का बी, कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन मेड्यूलरी पिरामिड इन ह्यूमन, between the medullary pyramid in human is called renal column। डायग्राम पे आओ, पेज नंबर 207। 207 पे जो डायग्राम है दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे आपको मेड्यूलरी पिरामिड दिख रहा है, ट्राइंगुलर शेप स्ट्रक्चर बहुत सारा, 2 पिरामिड के बीच का खाली स्पेस क्या बोलते हैं इसको? रीनल कॉलम। सवाल पे आओ वापस। तो कॉर्टिकल पोर्शन प्रोजेक्टिंग बिटवीन द मेडुलरी पिरामिड इन ह्यूमन किडनी इज कॉल्ड रीनल कॉलम। अगला है, अगला सवाल, अ लूप ऑफ कैपिलरी रनिंग पैरेलल टू द हेनलेज लूप इज कॉल्ड वासा रेक्टा। वेरी गुड। मुश्किल? फिल इन द ब्लैंक्स पे आ जाओ, 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप, असेंडिंग मतलब याद है ना आपको, इज डैश टू वाटर। असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज डैश टू वाटर, सॉल्ट टू वाटर। यहां पे दिक्कत आई थोड़ी ग्रामर की। बोल ये रहा है कि असेंडिंग वाला लिम्ब जो नीचे से ऊपर जा रहा है, हम लोग जानते हैं उससे पानी बाहर नहीं आता। पानी का बाहर आना या नहीं आना, इस बात को क्या बोलते हैं? परमिएबिलिटी। तो हमारा जवाब होगा कि असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनलेज लूप इज इम्परमिएबल टू वाटर, वेयर इज डिसेंडिंग लिम्ब इज परमिएबल टू इट। ठीक है ना? नीचे से ऊपर जाता है तो पानी हम लोग रखना उसमें चाहते हैं रहे, ताकि फ्लोएबिलिटी रहे। अगला सवाल, रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ टिब्यूल इज फैसिलिटेटेड बाय अ हार्मोन कॉल्ड डैश। तो आंसर क्या होगा इसका? हार्मोन का नाम बोला गया एडीएच या वेसोप्रेसिन। ओके। Dialysis fluid contains all the constituent as in plasma except dash nitrogenous wastes like urea, uric acid. D, a healthy adult human excrete on an average dash gram of urea per day. यूरिया का मात्रा पूछा गया बाबू, 25 से 30 ग्राम पर डे। यहां लिखा हुआ तो ग्राम, ये डेटा कहां मिलेगा आपको? पेज नंबर 213 पे आपको मिलेगा। ऑन एन एवरेज 25 to 30 ग्राम ऑफ यूरिया पर डे हमारे यूरिन में बह के बॉडी से बाहर चला जाता है।
क्वेश्चन 3 देखेंगे जरा. Indicate whether the following statements are true or false. Micturition is carried out by a reflex. True or false? Micturition is carried out by a reflex का मतलब है कि आपको आया और निकल गया, ऐसा होगा? ये voluntary control में होगा, है ना? तो false. ADH help in water elimination, making the urine hypotonic. Helps in water elimination, making the urine hypotonic is a false statement. वाटर निकलने में हेल्प करता है एडीएच, वाटर अब्सॉर्ब कर लेता है, निकलने नहीं देता है, और यूरिन को क्या बनाता है? हाइपरटोनिक, गाढ़ा बना देता है. पानी खींच लेगा तो गाढ़ा हो जाएगा ना. हाइपोटोनिक मतलब होगा पतला या डाइल्यूट. प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू द बोमैन्स कैप्सूल. ट्रू फॉल्स? ट्रू. प्रोटीन फिल्टर थोड़ी होता है. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन रहता है, हाँ ना? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में प्रोटीन रहता है, नहीं ना रहता है. तो स्टेटमेंट क्या है कि प्रोटीन फ्री फ्लूइड इज फिल्टर्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा इनटू बोमैन्स कैप्सूल. स्टेटमेंट ट्रू कि फॉल्स? ट्रू. हेनलेज लूप प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ यूरिन. ट्रू फॉल्स? ट्रू ऑफ कोर्स. ठीक है. ग्लूकोज इज एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड इन पीसीटी. ट्रू फॉल्स? अरे एक्टिव अब्सॉर्प्शन होता है, ये पढ़े हो? पीसीटी में हो जाता है पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब, ये पढ़े हो? तो सही बात है ना. एक्टिवली रीअब्सॉर्ब्ड एंड इन पीसीटी. डीसीटी और हेनलेज लूप में पानी और मिनरल्स ये सारी चीजें बचती हैं सिर्फ. सार्कोमियर इज यूनिट ऑफ कंट्रैक्शन इन मसल्स. ए बैंड, आई बैंड, जेड लाइन, एम लाइन. चलो, थैंक यू एवरीवन.